हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही होगी, आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे चंडीगढ़ टीजीटी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पीवाईक्यू है, ठीक है, टीजीटी एसएसटी का, ठीक है, एसएसटी का जो पीवाईक्यू है वो हम 2015 वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस डिस्कशन में हम मेनली फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स पे जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि सभी चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाए डिटेल में। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए सभी चारों ऑप्शंस को, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलें और हमको ये पता चल जाए कि कहाँ से फ्यूचर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 2024 और 2015 के जो पेपर में सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ में। तो दोस्तों, 2024 का जो पेपर है जो चंडीगढ़ टीजीटी में हुआ, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसको अगर आपको देखना है, उसको समझना है, वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्वेश्चंस आए हैं, सभी चारों ऑप्शंस को देखना है किस तरह से कहाँ से आए हैं, तो वो वीडियोस आप हमारे इस चैनल पे पा सकते हैं। और मैं आप लोगों से बल्कि बोलूँगा रिक्वेस्ट करके, अगर आप चंडीगढ़ जैसे जगह पे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत अलग करनी होगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि चंडीगढ़ मतलब सबसे फेवरेट जगहों में से एक है टीचिंग लाइन के लोगों के लिए। वहाँ पे भी अच्छा है, वहाँ पे लाइफ कंडीशंस भी अच्छी हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छा है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं, तो इसीलिए मैं 2015 तक के पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन 76 पे आता हूँ, क्योंकि अब से पहले 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में, और वो भी आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगी। इस चैनल का नाम है द ब्लैक माउंटेन अकेडमी, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करता हूँ 76 क्वेश्चन से। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द स्टाफ एजेंसी डोंट इंक्लूड। दोस्तों, शुरुआत ही है वीडियो की, तो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हमारे पास पेपर उपलब्ध है ये इंग्लिश में ही है, तो हमारे जो हिंदी वाले साथी हैं वो ज़्यादा ऑफेंड ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो बाइलिंगुअल हो, और इतनी उम्मीद मैं सबसे करता हूँ कि आप जब टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतनी हिंदी और इंग्लिश सबकी सही होगी कि इस चीज़ों को समझ लें। ठीक, तो द फंक्शंस ऑफ द स्टाफ एजेंसी डोंट इंक्लूड। स्टाफ एजेंसी की जो फंक्शंस हैं वो किन कार्यों को शामिल नहीं करते हैं, वो बताना है दोस्तों। क्या वो कोऑर्डिनेशन को शामिल नहीं करते हैं? ठीक है, डोंट इंक्लूड बताना है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्लानिंग को नहीं करते हैं क्या, एग्जीक्यूशन को नहीं करते हैं क्या, सुपरविजन को नहीं करते हैं, या फिर हाउस कीपिंग को नहीं करते हैं? किसको नहीं करते हैं दोस्तों, बताओ बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, यानी कि 3 और 4 को नहीं करते हैं। देख लेते हैं क्यों नहीं करते हैं। एग्जीक्यूशन और हाउस कीपिंग को, सॉरी 3 और 5th को नहीं करते हैं। देख लेते हैं क्यों नहीं करते हैं। देखिए, एक एक करके सारे के सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात कोऑर्डिनेशन की आती है, ठीक है, बात कोऑर्डिनेशन की आती है तो स्टाफ एजेंसीज जो होती हैं वो एडवाइजरी बॉडी होती हैं, बॉडी जो कि असिस्ट करती हैं किस में, लाइन एग्जीक्यूटिव्स को। उनकी जो कोर ड्यूटीज़ होती हैं वो होती हैं प्लानिंग तो कोर ड्यूटी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोर ड्यूटी है, ठीक है, रिसर्च इसमें नहीं दिया हुआ है, और सुपरविजन भी इसमें दिया हुआ है। तो 1 को छोड़ दीजिए, इसको प्लानिंग को छोड़ दीजिए, और 4th सुपरविजन को छोड़ दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कमांड जो अथॉरिटी होती हैं ये जो है शामिल करती हैं। ठीक है, तो 2 जो हमारे ऑप्शंस हैं, एक तो हाउस कीपिंग नहीं होता है, और एक जो है हमारा 3rd ऑप्शन नहीं होता है, जो कि एग्जीक्यूशन है दोस्तों। ठीक, बाकी सब होते हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूँ। एग्जीक्यूशन की अगर बात करते हैं तो वो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी लाइन एजेंसी का। तो जो लाइन एजेंसी होती हैं वो इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सिटीजन्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एंड फुलफिल कोर गवर्नमेंट गोल्स। तो जो लाइन एजेंसीज़ होती हैं वो एजेंसीज़ होती हैं जो कि डायरेक्ट सिटीजन्स के कांटेक्ट में आके जो गवर्नमेंट की कोर वैल्यूज़ या गोल्स होते हैं उनको ग्राउंड पे अचीव करने की कोशिश कर रही होती हैं। अगर मैं हाउस कीपिंग की बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं हाउस कीपिंग की बात कर लूँ, हाउस कीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, जो एक्सिलरी एजेंसीज़ के अंडर में आती है, ठीक है, सहायक एजेंसीज जो होती हैं उनके अंतर्गत आती है ये, विच मेंटेन द इंटरनल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। वो इंटरनल ऑपरेटिंग साफ सफाई पे ध्यान देती है, ठीक है। उसका जो है जो हमारी ये एजेंसी होती है लाइन एजेंसी, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक। फंक्शंस ऑफ स्टाफ एजेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। और एग्जीक्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि वो लाइन एजेंसी से जुड़ी हुई हैं। हाउस कीपिंग का मैंने बता दिया कि वो एक्सिलरी एजेंसी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन। जो मानव संबंधित थ्योरीज होती हैं वो किस पर जोर देती हैं, वही बता रहा है आपको, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को देख लें क्या, एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ये जो मानव स्टाफ ये सॉरी ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज होती हैं, इनके जो पायनियर होते हैं वो एल्टन मायो जैसे लोग होते हैं, एल्टन मायो, ठीक है, एल्टन मायो जैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या कहना है, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज होती हैं ये क्या बात करती हैं, ये शिफ्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल फोकस को किस तरफ, सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ, ठीक है। तो जो हमारे समाज से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके फोकस को किस तरफ वो करती हैं, ये उनके फोकस को ये लोग शिफ्ट करती हैं किस तरफ, सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ, जो कि इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशन हैं उस पर फोकस करती हैं। इमोशनल जो मोटिवेशन वगैरह का जो काम होती है, पीयर डायनेमिक्स जो होता है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग का जो काम होता है, इन सब चीज़ों पे फोकस करती हैं। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है पीपल आ रहा है, मोटिवेशन मैंने बताया ही, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप मैंने बताया ही। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कवर करती है? नहीं, इसको नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर करती है कैसी चीज़ों को, जैसे हायरार्की हो गया, ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। ये जो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जो हैं, जो टेलर, फायोल और गुलिक जैसे लोग दे रहे हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन को एज ए रिजिड मैकेनिज्म बताकर डिफाइन कर रहे होते हैं। संगठन के सिद्धांत, ठीक है, जो है वो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं, जो संगठन को एक कठोर मशीन के रूप में देखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सही है। तो ढूंढो 1, 2 एंड 3, ये रहा, 4th आंसर सही है हमारा, यानी ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। क्वेश्चन 78 पे आ जाए। द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन देख लें। एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार संप्रेषण का सार बताना है। सार बताना है किसका? संचार का या संप्रेषण का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये बेसिकली सिंपली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है, वन वे टेक्निकल ब्रॉडकास्ट करती है, ठीक है, ठीक है, टेक्निकल ब्रॉडकास्ट। अगर रिसीवर जो है वो किसी इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है मैसेज को करेक्टली, तो कम्युनिकेशन फेल कहलाया जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन फेल कहलाया जाता है। एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, तो ये सही होगा क्या? ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरफा परसेप्शन है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है, तो ये गलत है। तो कम्युनिकेशन का एसेंस नहीं बता रहा है, ये सिर्फ वन वे बता रहा है दोस्तों, वन वे बता रहा है,
ठीक है, जिसमें एक तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, ठीक है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करती है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है वो गारंटी नहीं होती है, किसकी गारंटी नहीं होती है, देख जो कंटेंट शेयर किया गया है, जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो समझ आया कि नहीं, और वो यूनिफॉर्मली अंडरस्टूड हुआ कि नहीं, ठीक है, वो अंडरस्टूड हुआ कि नहीं, ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली सबके पास पहुंचा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती है दोस्तों। तो इसीलिए शेयरिंग इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगा, ठीक। क्या इंटरनल कम्युनिकेशन सही होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बात करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल चैनल होता है कम्युनिकेशन का विद इन ऑफिस, ठीक है, विद इन ऑफिस जो है जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको डिनोट करता ही है। तो ये फंडामेंटल साइकोलॉजिकल क्वालिटी नहीं बता रहा होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सब कुछ इंक्लूड होता है, अभी बताता हूँ मैं तो शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग ये कंप्लीट सेंस देता है। कैसे शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग कहाँ से कंप्लीट वो दे रहा है, ठीक है। शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग के मैं बारे में बता रहा था आप लोगों को। तो शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव वे है जिसके द्वारा रिसीवर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसको वो इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करके मैसेज एग्जैक्टली मैसेज को समझता है जो कि सेंडर उसको देना चाहता है। तो जो सेंडर मैसेज देना चाहता है उसको समझना ही एक मतलब कम्युनिकेशन का असली एसेंस होता है। तो ये फोर्थ इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। 79th पे आ जाइए दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इनेक्टमेंट ऑफ बजट इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। बजट के अधिनियम इनेक्टमेंट के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो क्या पहला जनरल डिस्कशन होता है, क्या दूसरा अप्रोप्रिएशन बिल होता है, तीसरा फाइनेंस बिल होता है, चौथा वोटिंग ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट होता है, पांचवा प्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेटर होता है क्या, ठीक, देख लेते हैं दोस्तों। चलिए पहला मैं बता देता हूँ। तो पहला होता है हमारा पहला जो हमारा होता है वो होता है प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जनरल डिस्कशन, ढूंढो जनरल डिस्कशन, ये रहा, ये हमारा 2 हो गया। तीसरा क्या होता है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये तीसरा हो गया, ठीक है। चौथा क्या होता है, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया। और पांचवा फाइनेंस बिल हो गया, ठीक है। अब एक्सप्लेन कर देता हूँ सबको, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। जनरल डिस्कशन पहला होता है प्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेटर। फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंट्रोड्यूस करता है बजट स्पीच में, सबसे पहले प्रेजेंटेशन करता है विधायिका में प्रस्तुतिकरण करता है। फिर जब वो एक बार प्रेजेंट हो जाता है तो फिर उस पर जनरल डिस्कशन होती है। हाउस डिस्कसेस ब्रॉड फिस्कल प्रिंसिपल फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। जो हाउस होता है वो डिस्कस करता है। फिर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर लोकसभा वोट करता है ऑन स्पेंडिंग रिक्वेस्ट डिपार्टमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो डिमांड रखी गई हैं उनको, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया ये, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या हो गया, वो जो ऑथराइजेज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पास हो जाता है जैसे अप्रोप्रिएशन बिल, वैसे ही ऑथराइज हो जाते हैं डिपार्टमेंट विड्रॉ करने के लिए मनी को। फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, फिर जो है लीगलाइज हो जाता है द टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे ही वो पास हो जाता है वो लीगलाइज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया दोस्तों, इसका ये 5th 1, हाँ ठीक है यही है,
टू इज राइट आंसर। ठीक, 80 तो देख लेता है। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज, ठीक है, प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इफेक्टिव मीन्स क्या है सिटीजन्स का? ठीक, बताओ। चलो एक एक करके देख लेते हैं। विकल्प 1 इलेक्शन है क्या? इलेक्शन है क्या? इलेक्शन जो है सिटीजन्स को अलाउ करता है क्या? चेंज करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को पीरियोडिकली, बट दे अकर एट द लॉन्ग इंटरवल्स, एग्जाम्पल 5 साल। ठीक है, इलेक्शन जो है चेंज करने के लिए तो पावर देता है, बट ये एक 5 साल के अंतराल में होता है। तो दे डोंट प्रोवाइड कंटिन्यूस डे टू डे ओवरसाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। तो इलेक्शन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ओवरलुक पावर नहीं देता है इंडिविजुअल्स को, तो ये नहीं हो सकता। मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज, प्रेशर ग्रुप होता है क्या? प्रेशर ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर इंटरेस्ट के साथ होते हैं, लाइक ट्रेड यूनियंस, फार्मर ग्रुप, बट दे डोंट रिप्रेजेंट द अनऑर्गेनाइज्ड मासेस और द जनरल सिटीजनरी। तो ये जो हैं प्रेशर ग्रुप जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड और जो जनरल सिटीजन्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या एडवाइजरी कमेटी होता है? एडवाइजरी कमेटी क्या इंक्लूड करते हैं? ये सिटीजन्स को ऑफ़र करते हैं एडवाइस ऑन पॉलिसी, बट इनकी रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होती हैं और लेक ऑफ फॉर्मल इन्फोर्समेंट होती हैं। तो ये एडवाइस तो कर सकते हैं, बट इनकी एडवाइजरी जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है। तो पब्लिक ओपिनियन होता है क्या? पब्लिक ओपिनियन होता है क्या? इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, जो हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसमें पब्लिक ओपिनियन ही अकाउंटेबिलिटी सेट करता है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन ही अकाउंटेबिलिटी सेट करता है। जैसे मीडिया हो गया, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? मीडिया के थ्रू, ठीक है, प्रोटेस्ट के थ्रू, ठीक है, प्रोटेस्ट के थ्रू, ठीक है, और सिविल सोसाइटीज़ के थ्रू, सिविल सोसाइटीज़ के थ्रू, ठीक है, और उसके अलावा जो है कांस्टेंट मॉरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को चेक एंड बैलेंस क्रिएट करे रखता है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करे रखता है। तो पब्लिक ओपिनियन, फोर्थ ऑप्शन। द एसेंस ऑफ प्रमोशन इज, प्रमोशन का असेंस बताइए भाई, पदोन्नति का सार क्या है? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं एसेंस ऑफ प्रमोशन को। चेंज ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, बट प्रमोशन में अपवर्ड होना चाहिए, वो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है। बदलाव होता है, सही बात है, पर देख लेते हैं, हो सकता है ये ऑप्शन मतलब हो सकता है सही, अगर इससे बेहतर ऑप्शन कोई उपलब्ध नहीं है। चेंज ऑफ पे, चेंज ऑफ पे भी होता है। अगर चेंज ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है तो चेंज ऑफ पे भी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चेंज ऑफ टाइटल, चेंज ऑफ टाइटल भी होता है। चेंज ऑफ असाइनमेंट, चेंज ऑफ असाइनमेंट भी होता है। तो इसमें सही उत्तर जो बोर्ड ने माना था, देखो दोस्तों ये सारे के सारे सही उत्तर हैं। अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो आपका पे भी चेंज हो रहा होता है, पर पे में जो बोर्ड की आर्गुमेंट थी वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि प्रमोशन के साथ पे भी चेंज हो, क्योंकि पे जो है वो फाइनेंशियल साइकिल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको गलत माना था उन्होंने। चेंज ऑफ असाइनमेंट, ठीक है, चेंज ऑफ असाइनमेंट कैन बी सिंपल लिटरल ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर एट द एग्जैक्ट सेम रैंक एंड पे स्केल। तो चेंज ऑफ असाइनमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार चेंज ऑफ असाइनमेंट तब भी हो जाता है बोर्ड के अनुसार जब आप जो है एक ही रैंक पे रहकर दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं या दूसरे किसी असाइनमेंट पे लगा दिए जाते हैं, तो ये भी इन्होंने गलत माना था। चेंज ऑफ टाइटल, चेंज ऑफ टाइटल की अगर बात कर लें, थर्ड की अगर बात कर लें, चेंज ऑफ टाइटल जब होता है जब जॉब का रीडिजिग्नेशन हो जाता है या फिर लेटरल मूवमेंट हो जाता है, तो ये मतलब बोर्ड के अनुसार ज़रूरी नहीं है कि तभी हो। तो ये लोग मानते हैं वो फर्स्ट को सही। इन लोगों का जो आर्ग्यूमेंट था ये था कि मोर कॉम्प्लेक्स ड्यूटीज़ और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी मिलती हैं जब आपका प्रमोशन होता है, यानी कि जटिल कर्तव्य और अधिक जिम्मेवारियां तभी जीत जाती हैं जब आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन था। ठीक है, इस पर डाउट था, पर इसमें बोर्ड ने जो आंसर सही माना वो फर्स्ट माना था दोस्तों। ठीक है,
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंटिंग इंडिया आर। ठीक है, भारत में लोक लेखा पब्लिक अकाउंट के संबंध में सही कथन है। बताओ सही कथन क्या है दोस्तों? इट इज़ द फंड टू विच ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड। क्या ये है? बताओ भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल है भाई। थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 266 जो है, आर्टिकल 266 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पब्लिक अकाउंट को डिफ़ाइन करता है। पब्लिक अकाउंट को डिफ़ाइन करता है। पब्लिक अकाउंट को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट को डिफ़ाइन करता है इंडिया में। ठीक है, ठीक है। इनके अनुसार ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि वो मनी रखता है जो कि होल्ड से मनी, जो कि सिटीजन्स की मनी है, जो कि सिटीजन्स की मनी है। ठीक है, तो ये उस मनी को होल्ड कर रहा होता है। जैसे कि किस रूप में करता है? प्रोविडेंट फंड के रूप में, स्मॉल सेविंग्स के रूप में और जुडिशियल डिपॉजिट्स के रूप में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, आर्टिकल 266 गवर्नमेंट को एक बैंकर के तौर पे सिर्फ बताता है दोस्तों। किसके तौर पे? एक बैंकर के तौर पे सिर्फ बताता है। ठीक है, अगर देख लें तो अब देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम थोड़ी सी अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फंड टू विच ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये मनी को पब्लिक बता रहा है, पब्लिक का बता रहा है, इसलिए सही है। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। नो लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड टू पेमेंट्स फ्रॉम इट। नहीं, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है, ये गलत है भाई। पब्लिक की मनी को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। सॉरी यार, मैं इस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाया। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक अकाउंट। देखो, पब्लिक अकाउंट के जो है, पब्लिक अकाउंट में जो है वो स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। क्यों? नो लेजिस्लेशन अप्रोप्रिएशन रिक्वायर्ड टू पेमेंट फ्रॉम इट। भाई बिल्कुल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। कैसे नहीं रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है? ये पब्लिक का पैसा है, तो इसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक का पैसा है, इसके लिए अलग से कानून बनाने या कानून पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द फंड टू विच ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड। तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। सॉरी मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था। लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम इट। नहीं, अभी तो बताया नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अभी तो बताया नहीं रिक्वायर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल पब्लिक मनी other than those credited to the consolidated fund of India which are received by or on behalf of government are credited to it। तो फोर्थ भी सही है दोस्तों। ठीक है, फोर्थ भी सही है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 266 क्लोज 2 में बता दें तो ये सारी वो मनी इकट्ठा करती है, ये रखती है अपने पास, जो अदर देन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो मनी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, उस पर गवर्नमेंट का होता है। तो देखो कौन कौन सा गलत हुआ हमारा? थर्ड गलत हुआ हमारा और फर्स्ट गलत हुआ। देख लो थर्ड और फर्स्ट, यहाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है ना, इसमें 2, 3 और 5 हो रहा है, तो ये 3 आंसर है हमारा इसका दोस्तों, हमारा 3 आंसर है इसका, थर्ड आंसर है इसका। ठीक है, 88 पे आ जाते हैं। 88 देख लेते हैं। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ CAG वेस्ट विद। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी किस में निहित है, ये बताना है आप लोगों को। बताइए, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में है?
क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में है? चलिए बात कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट की। देखिए चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, आर्टिकल जो हमारा 151 वो सीएजी को डायरेक्ट करता है, सीएजी को कहता है कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करें। ठीक है, प्रेसिडेंट्स की ड्यूटी इसमें होती है इज़ लिमिटेड टू लेइंग द रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट। तो ये दो चीज़ें पास करता है, एक तो सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा दोस्तों। ठीक है, प्रेसिडेंट को देगा। और दूसरा, प्रेसिडेंट जो है रिपोर्ट को कहाँ पे रखेगा? पार्लियामेंट में रखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो है पार्लियामेंट में रखेंगे। तो ये आर्टिकल 151 जो है डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, और फिर उसके बाद में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कांट इन्फोर्स लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल करेक्शंस इंडिपेंडेंटली। तो प्रेसिडेंट खुद से नहीं करता। क्या सुप्रीम कोर्ट करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट करता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें तभी इंटरफियर कर सकता है जब कोई पीआईएल दाखिल की जाए, जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की जाए और लीगल पटिशन चार्ज कर जाए कोई क्रिमिनल करप्शन वगैरह के बेसिस पे। ठीक है, तब उसमें हस्तक्षेप कर पाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब कोई औपचारिक जनहित याचिका पीआईएल या कानूनी याचिका ऑडिट तथ्यों के आधार पर आपराधिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। ठीक है, तभी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर करता है। बट इस पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शन वो नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट। क्या तो क्या वो पार्लियामेंट के पास है? तो क्या पार्लियामेंट के पास है? तो पार्लियामेंट जो है वो कस्टोडियन है। वो क्या है? कस्टोडियन है किसकी? कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। ठीक है दोस्तों, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस है पार्लियामेंट। तो सीएजी की रिपोर्ट जो है स्क्रूटनाइज की जाती है पार्लियामेंट से पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पहले पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी, वो उसको स्क्रूटनाइज करती है। उसके बाद में वो क्रॉस एग्जामाइन होती है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। उसके बाद में वो टेबल की जाती है, टेबल इन्फोर्स रिपोर्ट्स ऑन द हाउस। ठीक है, उसके बाद में हाउस उस पर डिस्कशन करता है, अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर करेक्शन एक्शन। फिर पार्लियामेंट की जो पावर होती है वो ही उसमें करेक्शन पे का एक्शन ले सकता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है भाई? वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग सपोर्ट बॉडी। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग सपोर्ट बॉडी होती है जो कि डिज़ाइन करती है 5 ईयर, डिज़ाइन और अप्रूव करती है 5 ईयर प्लान्स को। जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं हमारे 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं, जो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा डिज़ाइन और अप्रूव किए जाते हैं। ठीक है, अक्रॉस स्टेट्स। इट होल्ड नो लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ओवर फेडरल एक्सपेंडिचर ऑडिट्स। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? ठीक है, 84 पे आ जाते हैं आप। ठीक है, 84 द फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स आर। इंडियन भारतीय संसद प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्या? बिल्कुल है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्यों नहीं है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एकदम? ठीक है, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी। ठीक है, तो जुडिशरी हमारे यहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। ठीक है, और जुडिशरी में हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है और इसका काम है क्या करना? प्रिजर्व करना किस चीज़ को? रूल ऑफ लॉ को। रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एकदम सही बात है, ये भी सही है। आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 जो है, आर्टिकल 75 जो है क्या इस्टेब्लिश करता है? एक फैक्ट को इस्टेब्लिश करता है क्या? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिंग्स और स्ट्रीम्स टुगेदर बिफोर द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो या तो एक साथ डूबेगा या एक साथ तैरेगा, इसको सिंक कर देता है, एक साथ रखता है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल 75 में आते हैं। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, बिल्कुल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भाई। ठीक है, ठीक है, एकदम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा।
प्रेजेंस ऑफ डी जूरे एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव्स। देखो ये यहाँ पे फंसाने वाले हैं, जो प्योर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं उनको फंसा सकता है। डी जूरे का क्या मतलब होता है? द प्रेसिडेंट सर्व एज द नॉमिनल। डी जूरे का मतलब होता है नॉमिनल दोस्तों। और डी फैक्टो का क्या मतलब होता है दोस्तों? डी फैक्टो का क्या मतलब होता है? एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट सर्व एज द नॉमिनल डी यूरे हेड ऑफ द स्टेट? क्या प्रेसिडेंट एक नॉमिनल डी यूरे के तौर पे काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनल ही है। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? डी फैक्टो, यानी कि एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट है। बिल्कुल है भाई। ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, सही है ये। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं भाई। ढूंढो 1 2 3 4 5, फोर्थ सही है इसलिए इसका। ठीक है, 85th पे आ जाओ। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT किससे संबंधित है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किससे डील करता है? क्या ये रिक्रूटमेंट मैटर्स में डील करता है? क्या ये रिक्रूटमेंट मेथड से डील करता है? बताओ भाई, बताओ। यस ऑफकोर्स करता है, ये एक पार्ट है, ये सही आंसर है। बट देखते हैं प्रमोशन मैटर से डील करता है क्या? क्या प्रमोशन मैटर से डील करता है? बिल्कुल करता है दोस्तों, बिल्कुल करता है। क्या डिसिप्लिनरी मैटर से डील करता है? बिल्कुल करता है। रिक्रूटमेंट ऑफ एंड ऑल सर्विस मैटर्स, ये इसका सही आंसर होगा। ये सारे सही आंसर है, बट ये क्योंकि सारी चीज़ों को इंक्लूड कर ले रहा है तो ये है। देखो कैसे, क्योंकि ऑल मैटर्स की बात करता है। तो आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब? 1985 में आ रहा है। ठीक है, जो कि क्या करता है? एडजुडिकेट करता है डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस कंडीशंस। ठीक है, ठीक है भाई, इंक्लूडिंग प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पे, पेंशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस ऑफ पर्सनल्स अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विसेज अंडर द यूनियन। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत स्थापित CAT को विशेष रूप से संघ के तहत सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों की भर्ती और सभी सेवा शर्तों, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, पेंशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित के संबंध में विविध विवादों और शिकायतों में फैसले करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एकदम सही है ये। तो ये है भाई, समझ आ गया ना? अरे कहने का मतलब ये है कि जो CAT होता है, वो जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसकी कैरियर की सारी जर्नीज़ को इंक्लूड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू द रिटायरमेंट। ठीक है, एक शब्द में बोलूँ, और ये आर्टिकल 323 के अंतर्गत आता है। चलिए अब आ जाते हैं 86 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक टेरिटोरियल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? बताओ भाई, बेसिक टेरिटोरियल यूनिट क्या है? क्या वो विलेज है? सबसे छोटे यूनिट से निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्र इकाई है? ठीक है, क्या वो विलेज है? नहीं, विलेज नहीं है भाई, क्योंकि वो जिला है। कैसे जिला है बता देता हूँ। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लें। रेवेन्यू डिवीज़न या सब डिवीज़न? तो रेवेन्यू डिवीज़न और सब डिवीज़न जो है वो एक लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लस्टर होता है। वो एक क्लस्टर होता है, बेसिक यूनिट नहीं होता दोस्तों। और क्लस्टर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, क्लस्टर में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब तहसील या मंडल की बात कर लें क्या? तो तहसील या मंडल जो है वो सब यूनिट होता है विद इन ए डिस्ट्रिक्ट। वो क्या होता है? सब यूनिट होता है विद इन अ डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है। तो सब यूनिट होता है विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, जो जिसका फोकस जो है वो लोकल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन और बेसिक मैजिस्ट्रियल टास्क पे होता है, ठीक है, जो कि लोकल लैंड रेवेन्यू और बेसिक मैजिस्ट्रियल टास्क पे होता है। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट जो है टेरिटोरियल यूनिट का जो हमारे यहाँ आधार है वो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि ज़िला है, ठीक है। ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एक सेंट्रल टेरिटोरियल यूनिट है जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ये प्राइमरी नोड है जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज़ जिसके आधार पे लागू की जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहीं से स्थापित होता है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स यहीं से बनते हैं, और मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट के अंडर में ये होती है दोस्तों, ठीक है। तो जिला हो गया। विलेज जो है वो बहुत ही बेसिक है। विलेज इज़ द स्मॉलेस्ट लोकल डेमोग्राफिक सेटलमेंट है भाई। विलेज जो है स्मॉलेस्ट लोकल डेमोग्राफिक जो है एक यूनिट है दोस्तों, ठीक। तो थर्ड सही आंसर है। 87 की बात कर लेते हैं हम। 87 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस अशोक मेहता कमेटी डिफर्ड फ्रॉम बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिफारिश में अशोक मेहता समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति से भिन्न है, बताइए। 2 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत राज, क्या इसमें था? क्या इसमें था? बिल्कुल इसमें था। ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन, इसमें भी था। जिला परिषद एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसमें भी था। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट फंक्शंस टू द जिला परिषद, ये एक पार्ट था जिसमें नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ढूंढो भाई कहाँ है। 1, 2 एंड 3 ये रहा। ये तो हो गया इसका सही आंसर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, बलवंत राय मेहता कमेटी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये किस चीज़ के बारे में बात करती है? 1957 में आ रही है, ठीक है। 1957 में आ रही है। ये बात करती है 3 टियर सिस्टम की, 3 टियर सिस्टम की, ठीक है। 3 टियर सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जिला पार्षद एज एडवाइजरी बॉडी। तो जिला पार्षद को एडवाइजरी बॉडी के तौर पे कहती है ये, ठीक है। और ये कहती है कि विदाउट फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी सिंबल्स, ये विदाउट पार्टी सिंबल इसकी बात करती है। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स में जो है पार्टी को नहीं इंक्लूड कर रही हैं। अशोक राय मेहता कमेटी जो है, अशोक मेहता कमेटी जो है वो 1977 में आ रही है दोस्तों, ठीक है। ये क्या बात कर रही है वो बता देते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। 2 टियर सिस्टम होना चाहिए जिसमें जिला परिषद हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पंचायत हो। जिला परिषद और मंडल पंचायत, कैसे? जेडपी और मंडल पंचायत हो, ठीक है, ये हो। थर्ड क्या है इसमें जो है, ये क्या बोल रही है? ये ऑफिशियल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है सिंबल दिया जाने के लिए बोल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए, ये बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या है भाई, ठीक है। तो ये जिला परिषद को जो है कोर एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात कर रही है, कोर एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात कर रही हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। जबकि ये अशोक राय मेहता कमेटी क्या कर रही हैं? वो जेडपी को एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर देख रही हैं। तो ये डिफरेंस है इन लोगों में भाई, ठीक है, ये डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस को ये लोग एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आ जाइए आगे। द मैथड वेयर द मेंटल प्रोसेस आर मेड टू अकर इज, ठीक है, बता देता हूँ क्या है ये हिंदी में। वह विधि जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं को घटित कराया जाता है कहलाती है, ठीक है। क्या वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं? बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होती हैं। क्लिनिकल बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड वो होते हैं जो मैनिपुलेशन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन और हाईली कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस में किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो क्या रिजल्ट रहेगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो माहौल देता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये क्या करता है, स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को असेस करने और अकर मतलब हैपन होने में वो करता है, मदद करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही जो है मेंटल प्रोसेसेस आर मेड टू अकर। तो मेंटल जो कंडीशन है उनको होने दिया जाता है किसमें, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, ताकि डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटलनेस को वो किया जाए। क्लिनिकल में होता है क्या, क्लिनिकल मेथड क्या होता है, ये डीप और नॉन मैनिपुलेटिव डायग्नोस्टिक एक मेथड होता है। इसमें डायग्नोस किया जा रहा होता है, इसमें सही करने की कोशिश की जा रही है। जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बंदा जूझ रहा है उसके बिहेवियर को समझ के उसको थेरेपी से या फिर जिस भी मेडिसिन से उसको डायग्नोस करने की जब बात होगी तो वो क्लिनिकल में आ जाएगा। तो ये नहीं होगा यहाँ पे। ये कह रहा है मेड टू अकर है। डिफरेंशियल होता है क्या डिफरेंशियल होता है, ये डिफरेंशियल मेथड क्या होता है, ये प्री एग्जिस्टिंग और नेचुरली जो हो रहे हैं उनको और इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे क्या कारण है, कितना आईक्यू है किसका, किस जेंडर में किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं। ठीक है, जो किसी भी इंटरनल साइकोलॉजिकल शिफ्ट को हुए बगैर डिफरेंसेस को आंकता है उसको डिफरेंशियल कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होने दिया जा रहा। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों, इंट्रोस्पेक्शन एक पैसिव और सब्जेक्टिव मेथड है, एक पैसिव और सब्जेक्टिव मेथड है जहाँ पे एक पर्सन को सिंपली ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और रिपोर्ट किया जाते हैं उनके ऑनगोइंग कॉन्शियस थॉट और इंटरनल एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, जो कि नेचुरली हो रहे हैं। तो यहाँ होने नहीं दिया जाता है बल्कि जो हो रहे हैं उसको क्या किया जाता है, उसको पैसिव और सब्जेक्टिव मेथड के आधार पे ऑब्जर्व करके रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं दोस्तों। आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, 89 पे आ जाते हैं हम। 89 क्या कह रहा है, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मेंटल ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा किसी व्यक्ति में मानसिक विकास ग्रोथ के अध्ययन से संबंधित है। यार मैं पानी पी लेता हूँ तब तक आप बताइए। तो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा किसी व्यक्ति में मानसिक विकास ग्रोथ के अध्ययन से संबंधित है, बताओ। ये जेनेटिक साइकोलॉजी एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन सही है आपका, जेनेटिकल साइकोलॉजी। कैसे बता देता हूँ। तो जेनेटिक साइकोलॉजी जो है वो हिस्टोरिकली देखता है कि कौन सी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, जेनेटिकल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। जैसे कि ओरिजिन और क्रोनोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है, मेंटल प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ जर्नी के दौरान, और कॉन्सेप्शन होते हैं थ्रू मैच्योरिटी, उन सब को मापता है, उन सब को जेनेटिकल साइकोलॉजी के ऊपर ही वो सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा किसी व्यक्ति में मानसिक विकास ग्रोथ के अध्ययन से संबंधित है, तो वो जेनेटिक साइकोलॉजी है। ठीक है, क्या वो एनालिटिकल साइकोलॉजी है। एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या होती है ये बता देते हैं आपको। ये कार्ल जुंग थे उनके द्वारा फाउंडेड है, कार्ल जुंग के द्वारा। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो जिन साइड में साइकोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ाई जाती है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप लोगों को ये भी पढ़ना होगा, ये भी आ जाता है कई बार। ठीक है, वैसे एक बार सिलेबस को आने दीजिए, फुल नोटिफिकेशन को आने दीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं। तो एनालिटिकल साइकोलॉजी है वो किस चीज़ पे फोकस करती है, वो फोकस करती है एक्सप्लोर करने पे। क्या एक्सप्लोर करने पे, अनकॉन्शियस माइंड, कॉम्प्लेक्स जो साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स होते हैं उनको, और आर्कीटाइप्स जो होते हैं, ड्रीम सिंबोलिज्म वगैरह जो है, कार्ल जुंग द्वारा स्थापित विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, अचेतन मन और जटिल मनोविज्ञान, गतिशीलता, अधरूप जैसी प्रतीकवाद की खोज पर जो है एनालिटिकल साइकोलॉजी फोकस होती है। सिंथेटिक साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों, सिंथेटिक साइकोलॉजी स्टडी करता है किसको,
कि सेपरेट कैसे होते हैं मेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, जो सेपरेट मेंटल एलिमेंट्स होते हैं वो इंटीग्रेट कैसे होते हैं एक यूनिफाइड और होलिस्टिक बिहेवियर स्ट्रक्चर में, और फिर वो किस तरह से कॉग्निटिव एक्सपीरियंस बनते हैं। ठीक है, और फोर्थ का अगर बता दूँ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है, ये बिहेवियरल न्यूरोसाइंस है। ठीक है, ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है बायोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर को। ये क्या करता है, बायोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल जो फाउंडेशन है बिहेवियर की उसको इन्वेस्टिगेट करता है और फोकस करता है ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे और हार्मोन्स पे। ठीक है, तो ये जो है हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में होता है। इंट्रोस्पेक्शन इज एना किस तरह का फिजियोलॉजिकल मेथड है, बताओ भाई। इंट्रोस्पेक्शन क्या ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है। अंतर्दर्शन और आत्मनिरीक्षण एक डैश तरह की मनोवैज्ञानिक विधि है, बताओ। ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है भाई। ठीक है, देख लेते हैं पर क्या सब्जेक्टिव होता है भाई, सब्जेक्टिव होता है। सी नन ऑफ दीज को तो एक्सप्लेन ही किया करना है। चलो मैं ये बता देता हूँ एक एक करके। तो ऑब्जेक्टिव मेथड जो होता है वो क्या करता है, वो वेरीफाई करता है डेटा को दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड रिप्लिकेटेड बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिसर्चर्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टाइमिंग टेस्ट जो होता है। ठीक है, ये 11वीं क्लास की साइकोलॉजी के चैप्टर 2 से आया हुआ वो है भाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मेथड जो है ऐसे डेटा को वेरीफाई करने में मदद करता है, मतलब ऐसे डेटा के बारे में बात करता है जो वेरीफाई किया जा सकता है, रिप्लिकेट किया जा सकता है बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिसर्चर्स। और हमारा पॉइंट इसमें सेकंड क्या था, इंडिविजुअल की अगर बात कर लें तो वो 1 पर्सन एट अ टाइम बात करता है। इंडिविजुअल डिस्क्राइब अ टेस्टिंग फॉर्मेट रादर देन द इंटरनल एपिस्टोमोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 91 देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल रिग्रेशन लाइन इंडिकेट्स। ठीक है, तो एक पूर्ण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल रिग्रेशन लाइन एक पूर्ण क्षैतिज प्रतिगमन रेखा दर्शाती है। क्या दर्शाती है, जीरो कोरिलेशन दर्शाती है क्या। देखो ये ऐसे कॉन्सेप्ट है भाई जिनको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। जीरो कोरिलेशन को दर्शाती है क्या। ठीक है, +1 कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स -1 कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स होता है क्या, बताओ दोस्तों। इसका आंसर है ओनली 1, जीरो कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। मैं बता देता हूँ, एक रिग्रेशन लाइन जो होती है वो क्या करती है, प्रेडिकेट करती है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को y के द्वारा दिखाया बेस्ड ऑन चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स दैट नो मैटर हाउ मच x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y रिमेन्स कम्प्लीटली फ्लैट एंड अनचेंज्ड, यानी कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस मैथमेटिकली डेमोन्स्ट्रेट जीरो कोरिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर दोस्तों। देखो इसमें एकदम साइकोलॉजी का कोई एक्सपर्ट आदमी समझा सकता है। ठीक है, मैं आपको इसका सिर्फ आंसर बता दूंगा। ठीक है, 92 देख लें। इन द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज, मीडियन क्या होता है, स्क्यूड उसमें धनात्मक रूप में विषम, पॉजिटिवली स्क्यूड वितरण में माध्यिका क्या होती है बताइए। लार्जर देन द मीन, क्या वो मीन से बड़ी होती है, लार्जर देन द मीन, लार्जर देन द मीन, इक्वल टू मीन, इक्वल टू मोड और लार्जर देन मोड। ये लार्जर देन मोड, ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एक ग्राफ फीचर है, एक ग्राफ पे फीचर होता है, एक लॉन्ग टेल स्ट्रेच
out toward the higher values on the tight side. This tails pulls the mean upward the most, followed by the median, while the peak mode stays toward the left. ठीक है, तो इसका भाई जो आंसर है वो 4th होगा। ठीक है, 93rd देख लेते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कॉजेज, सिंपैथेटिक अनुकंपी संकरणीय के कारण होते हैं, बताइए। एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट, ये बायोलॉजी सवाल है भाई, साइकोलॉजिकल चैप्टर 1, सॉरी बता देता हूँ ये करेक्ट क्यों है। एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट, तो ये क्या कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट इज पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फायर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी टू ट्रिगर द एवोल्यूशनरी फायर और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, इट इमीडिएटली एक्सेलरेट हार्ट रेट टू डिलीवर मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्केलेटल मसल। ठीक है, तो हिंदी वालों को बता देता हूँ। स्वयं तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। अनुकंपी तंत्र का तंत्र आपातकालीन स्थितियों के दौरान सक्रिय होकर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। ये कंकाल की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने के लिए तत्काल हृदय गति को तेज करता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन द हार्ट रेट इज कॉज्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिटिक तांत्रिक जो पैरा अनुक्रम्पी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिक जो क्रियाएं होती हैं उनके कारण जो है हार्ट रेट घट जाता है। विच एक्ट्स एज अ ब्रेक टू काम द बॉडी डाउन एंड रिस्टोर होमोस्टेसिस वंस थ्रेट्स पास। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ये कब होता है? सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड वेसल जो होती हैं वो उनमें शार्प इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर का, ना कि डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है डाइजेस्टिव कंस्ट्रक्शन का, ये एक्सप्लेटरी क्या है, इनहिबिटेड बाय द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को अवे भेज देता है, दूर कर देता है फ्रॉम डाइजेशन टूवर्ड्स इमीडिएट फिजिकल सर्वाइवल। ठीक है, 94th पे आ जाते हैं। बॉडी मेटाबॉलिज्म इज़ अ की फंक्शन ऑफ, चलो भाई शुरू करते हैं, बात हो गया सलाह। बॉडी मेटाबॉलिज्म बताओ भाई, बॉडी मेटाबॉलिज्म शरीर का चयापचय किसकी एक मुख्य क्रिया है? बताओ भाई, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है उसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है जितने भी सेक्रेट्स हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रिगर करके एक डायरेक्ट इंडोक्राइन ग्लैंड को जो है एक्टिव कर देता है पूरे बॉडी में, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड वो होता है जो कि कहाँ गए यार, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? एड्रेनल ग्लैंड की बात कर रहे थे हम लोग। एड्रेनल ग्लैंड जो है सेक्रेट्स करता है क्या, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मेजर एक्यूट स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और साइकोलॉजिकल इमरजेंसी जैसी चीज़ें जो हैं वो प्रबंध की जाती हैं, उनका जो है मैनेज होता है, वो कंट्रोल होती हैं। और थायराइड ग्लैंड इसका हमारा सही आंसर है। थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है? थायराइड ग्लैंड का जो है वो थायरॉक्साइन छोड़ता है और उसकी वजह से वाइटल जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, सेट्स एंड रेगुलेट्स द बॉडीज बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। तो BMR को ट्रिगर कर देते हैं। BMR वो उसके कारण क्या होता है, फास्ट सेल्स और कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, जिसके कारण जो सेल्स एक्टिव हो जाती हैं
और न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी के तौर पे खाने लगती हैं। तो पिनाइल ग्लैंड क्या होता है भाई? पिनाइल ग्लैंड एक ऐसा मेलाटोनिन होता है जो रेगुलेट करता है स्लीप और वेकअप साइकिल को, और ये मेंटेन करता है इंटरनल सर्कैडियन बायोलॉजिकल रिदम को। ठीक है, और 95 तो देख लेते हैं। डूरिंग ए चाइल्ड्स फर्स्ट 2 years द चाइल्ड्स वेट कॉन्सेप्ट इज, बताओ भाई, हाईली एक्यूरेट, डूरिंग ए चाइल्ड्स, एक बच्चे के पहले 2 वर्ष के दौरान बच्चे के वजन की अवधारणा होती है। हाईली एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे में उस वक्त तक इतना सेंसरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है कि वो अपने वेट की एक्यूरेट जजमेंट को समझ पाए या उसको कर पाए, और या फिर उसकी जो डेंसिटी है या एब्स्ट्रैक्ट है उसको जज कर पाए या समझ पाए। तो ये गलत है। बेस्ड इंटायरली ऑन स्टिमुलस ब्राइटनेस, क्या ये पूरी तरह से उत्तेजना की चमक पर आधारित होता है? ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस ब्राइटनेस होती है ये एक बच्चे को मदद करती है किस में? डिस्टिंग्विश बिटवीन विजुअल बाउंड्रीज एंड कलर्स, बट डजेंट हैविली इन्फ्लुएंस देयर अजम्पशंस अबाउट द फिजिकल मास। ठीक है, तो ये भी नहीं है भाई। ये इनको कलर्स और जो विजुअल बाउंड्रीज होती हैं उनमें तो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर देता है, बट जो फिजिकल मास होता है उसको समझने में मदद नहीं कर रहा होता है। तो फिर क्या आता है? बेस्ड इंटायरली ऑन स्टिमुलस शेप, क्या ये पूरी तरह स्टिमुलस शेप पे होता है? ये स्टिमुलस शेप जो होता है एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें? कैटेगरिकली सॉर्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग क्या व्हाट डज सर्व एज द बेस लाइन मैट्रिक ऑफ फॉर वेटिंग। वस्तु का आकार, श्रेणीबद्ध छटनी और पहचान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, लेकिन वजन मापने के लिए आधारभूत मैट्रिक के रूप में कार्य नहीं करता है भाई। ठीक है, बेस्ड इंटायरली ऑन स्टिमुलस साइज, ये होता है सही इसका। ठीक है, तो प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास में शिशु संकेतों पर भरोसा करते हैं और द्रव्यमान को भौतिक आयामों के साथ भ्रमित करते हैं। ये मानते हैं कि बड़े स्थानिक आकार, स्पेशल साइज वाली किसी भी वस्तु का वजन स्वाभाविक रूप से अधिक होना चाहिए। तो ये बेस्ड इंटायरली ऑन स्टिमुलस साइज होगा। 96 रिमेंबरिंग रेफर्स टू ब्रिंगिंग बैक बिफोर डैश थिंग्स विच एग्जिस्ट इन द मेमोरी। ठीक है, 96 देख लेते हैं दोस्तों। याद रखना, रिमेंबरिंग से तात्पर्य उन चीज़ों को किसके समक्ष वापस लाना से है जो स्मृति में मौजूद है। ये क्या है भाई? ये कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड होगा इसका जवाब। कैसे होगा कॉन्शियस माइंड? चेतन मन कैसे होगा दोस्तों? मेमोरी जो है वो इन्वॉल्व करती हैं 3 स्टेप्स को, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। रिमेंबरिंग जो है वो एक्टिव रिट्रीवल फेज़ होता है। जब हम याद करते हैं वो तो एक्टिव रिट्रीवल फेज़ एक्टिव रहता है उस वक्त में, जो कि क्या करता है? वो पुल आउट करता है किसको? जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे न्यूरल्स में उनको वहाँ से निकालता है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में ड्रॉप करता है, जिसके कारण इट डायरेक्टली एक्टिव कर देता है वो सबकॉन्शियस अवेयरनेस को, जिसके कारण हमको चीज़ें याद आ जाती हैं दोस्तों। और अनकॉन्शियस माइंड की अगर बात करें, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है दोस्तों? अनकॉन्शियस माइंड जो है वो डीपली बरीड इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ये रिप्रेस्ड हो जाते हैं, ट्रॉमाज और अनरिमेंबर्ड अर्जेस जो कि एक्सेस नहीं किए जा सकते डेलिबरेटली कॉन्शियस एफर्ट्स के द्वारा, जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट ये ट्रॉमाज होते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी आपके मन में आ जाती हैं। ये अनकहे आवेग होते हैं एक तरह से अगर बताए जाएँ तो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है। क्या सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है दोस्तों? सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये एक टेम्परेरी होल्डिंग होती है। ठीक है, ये टेम्परेरी होल्डिंग होती है किसी भी मेमोरी की, किसी भी याद की, किसी भी इन्फॉर्मेशन की, जिसके कारण जो है इसके जो नीचे इन्फॉर्मेशन दबी रहती है, ठीक है, वो एक इमीडिएट अवेयरनेस के रूप में उभर के आ जाती है, जब विच कैन बी रिकॉल्ड इनटू कॉन्शियसनेस विद अ क्यू। जैसे ही हमको कोई क्लू मिलता है तो ये तुरंत हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं वो चीज़ें बाहर निकल के आने लगती हैं। तो यही हो जाता है, इसका पहला आंसर होगा इसका। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कॉग्निशन क्या होता है दोस्तों? ठीक है, कॉग्निशन क्या होता है? संज्ञान क्या होता है?
ठीक है। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान होता है मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, नॉलेज एंड मेमोरी। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्या होते हैं दोस्तों? बताओ भाई। कॉन्सेप्ट जो होता है मेंटल कैटेगरीज होती हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो 2 का सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। फिर उसके बाद में 3 का प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? द बेस्ट एंड क्लियरेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल कॉन्सेप्ट। डी। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट दैट कैन बी क्लियरली डिफाइंड बाय सेट ऑफ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज। इसका 4th हो जाएगा, 4th का है। तो इनको एक्सप्लेन कर दूं मैं। ठीक है। तो कॉग्निशन क्या होता है दोस्तों? कॉग्निशन या संज्ञान क्या होता है? ये ज्ञान प्राप्त करने, संशोधित करने और संग्रहित करने में शामिल सभी मानसिक प्रक्रियाओं के लिए व्यापक शब्द है। दिस इज द रिप्रेजेंट द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग नॉलेज। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्सेप्ट होते हैं स्ट्रक्चरल बिल्डिंग होती है ब्लॉक्स को, थॉट्स को, फॉर्मिंग मेंटल बीन्स दैट ग्रुप्स सिमिलर आइटम्स टुगेदर, जो एक जैसे आइटम्स को एक साथ रखने में मदद करता है। तो प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? ये आइडियल बेसलाइन होते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? किसी भी बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैटेगरी को। फॉर एग्जांपल विजुअलाइजिंग अ रॉबिन व्हेन अ थिंकिंग ऑफ अ बर्ड। ठीक है। और आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये फॉर्मली शार्पेंड कैटेगरीज होती हैं किसी भी डिफाइंड स्ट्रिक्टली बाय एक्सप्लिसिट अनचेंजिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल रूल। अ ट्राइंगल मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 साइड्स। ठीक है। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी आ गया होगा आपको समझ में। मोटिव इज प्रेरक क्या है? क्या एक जनरल ट्रेट है? क्या स्पेसिफिक ट्रेट है? क्या बिहेवियर ट्रेट है? क्या डिज़ायर है? क्या है? ये एक डिज़ायर है दोस्तों। कैसे बता देते हैं। जो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं उसमें क्या आता है दोस्तों? पर्सनैलिटी ट्रेट में जो है पर्सनैलिटी ट्रेट में क्या क्या आता है दोस्तों? ये वो होता है डिस्क्राइब स्टेबल लॉन्ग टर्म बिहेवियरल पैटर्न्स अक्रॉस डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट रादर देन द इमीडिएट इंटरनल ड्राइव दैट ट्रिगर्स एन एक्शन। तो ये एक तरह के क्या होते हैं? एक तरह के व्यक्तिगत लक्षण होते हैं जो विविध संदर्भ में जो है पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बिहेवियरल पैटर्न में दिखते हैं, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में दिखते हैं, ना कि इमीडिएट इंटरनल ड्राइव में दिखते हैं दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा और बिहेवियर क्या होता है? ये एक ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल, जो एक ऑब्जर्व की जा सके एक्सटर्नल एक्शन होते हैं, जो कि फिजिकल रिस्पॉन्स जिसमें रिजल्ट आता है किसका? इंटरनल स्टेट का और इनर इंजन इटसेल्फ का। ठीक है। और मोटिव क्या होता है? ये एक इंटरनल डायनेमिक स्टेट होती है जिसमें नीड होती है किसकी? नीड या डिज़ायर होती है किसी ऐसी चीज़ की जो एनर्जाइज कर दे, एक्टिवेट कर दे या डायरेक्ट कर दे हमारे ऑर्गेज़म के बिहेवियर को टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक गोल। ठीक है। 99 देख लेते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फोबियाज आर इंटेंस इरेशनल फियर्स ऑफ ऑब्जेक्शन और इवेंट्स। ठीक है। फोबिया वस्तु या घटनाओं का तीव्र तर्कहीन डर है। क्या ये सही है? ये एकदम सही है भाई। फोबिया क्या होता है? एक इंटेंस और इरेशनल फियर होता है ऑब्जेक्शन और इवेंट्स का। इट इज़ अ डिप्रेशन डिसऑर्डर। कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज़ अ डिप्रेशन डिसऑर्डर। ये भी सही है। फोबिया कुड बी ऑफ एनिमल्स, नेचुरल, इन्वायरमेंटल, थंडर एंड डार्कनेस। ये भी सही है। डिप्रेशन इज इंक्रीज्ड
अराउजल accompanied बाय जनरलाइज फीलिंग ऑफ फियर और अप्रीहेंशंस। ठीक है, क्या कह रहा है ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है अवसाद बढ़ी हुई उत्तेजना है जिसके साथ डर या आशंका की सामान्य भावनाएं होती हैं। ठीक है यार, ये स्टेटमेंट तो सारी सही लग रही हैं, बट इसमें बोर्ड ने आंसर क्या माना था दोस्तों, इसमें बोर्ड ने आंसर माना था 2 और 3 ये और ये। तो देखो 2 ये आंसर माना था, जबकि फैक्चुअली सारे के सारे ही सही हैं, फैक्चुअली सारे के सारे सही हैं। ठीक है, क्यों सही है, देखो फोबिया क्या होता है, ये डिफाइन करता है किसी इंटेंस इरेशनल फियर को ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एनिमल और स्पेशल सिनेरियो लाइक हाइट्स और डार्कनेस। ठीक है, तो फोबिया सही है यार, ये यहाँ पे इसमें क्या गलती है, कुछ गलती नहीं दिख रही मेरे को तो। ठीक है, और दूसरा जो फोबिया बिलोंग्स टू एंजाइटी डिसऑर्डर, सही है, नॉट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर से होता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर से नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर एक्चुअली डिस्क्राइब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर GAD, वेयर एज डिप्रेशन फीचर्स फ्लैट अफेक्ट एंड लो अराउजल्स। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर के अनुसार से जाएँ तो ये हमारा ऑल ऑफ दीज होगा भाई। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर DB इंक्लूड, नहीं हमारा ऑल ऑफ दी वो नहीं होगा, हमारा एक स्टेटमेंट गलत बता रहे हैं ना हम। ठीक है, हम एंजाइटी डिसऑर्डर बता रहे हैं इसको। इसको फोर्थ को गलत बता रहे हैं हम लोग, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा हमारा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर DB इंक्लूड्स, विघटनकारी व्यवहार डिसरप्टिव बिहेवियर के मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल हैं। क्या शामिल है बताओ भाई, क्या शामिल है, चलो देख लेते हैं इसको भाई। इनसिक्योर अटैचमेंट टू देयर पेरेंट्स, सही है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर, सही है। पोवर्टी, लार्ज फैमिली साइज और फास्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। पेरेंट्स यूज कोएर्सिव चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, ये भी सही है। नेग्लेक्टेड इन्वायरमेंट, ये भी सही है। तो इसका जवाब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भाई। देखिए कैसे, डिसरप्टिव बिहेवियर यानी कि विघटनकारी व्यवहार क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर होता है, लाइक अपोजिशनल डिफाइंड होता है, डिसऑर्डर होता है, आर कॉज्ड बाय द इंटरकनेक्टेड मिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल, फैमिलियल एंड सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 3 की अगर बात कर ले तो इनसिक्योर इन्फेंट अटैचमेंट बॉन्ड्स एंड हार्श कोएर्सिव पेरेंटिंग स्टाइल डायरेक्टली वार्म इमोशनल रेगुलेशन। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस की अगर बात कर लें, स्ट्रेसर्स की अगर बात कर लें, लाइक एक्सट्रीम पुअर्टी, क्राउडेड फैमिली डायनेमिक्स एंड इमोशनल नेग्लेक्ट प्रोवाइड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स दैट रीइंफोर्सेस बिहेवियरल इशूज। ठीक है, तो आई थिंक चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो दोस्तों ये हमारा था, मतलब पूरा पेपर होता है इस तरह से हमारा 2015 वाला भी। ठीक है, ये 2015 वाले को अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो इसमें हिस्ट्री के हमने पहले क्वेश्चन देखे थे। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन थे, लगभग हिस्ट्री में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। हिस्ट्री के 18 से 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें प्राइमरली फोकस था एंशिएंट मिडीवल पे। ठीक है, और मॉडर्न में इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन पे और वर्ल्ड वार 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अगर ज्योग्राफी की बात कर लूँ, फिर जियो के भी 18 से 20 सवाल हैं। जियो के भी 18 से 20 सवाल हैं, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटोलॉजी, एंड इंडियन ज्योग्राफी जैसे कि रिवर नेटवर्क, नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ठीक है, और उसके बाद में बात कर लूँ इकोनॉमिक्स पे, तो इको के भी 18 से 20 सवाल हैं इसमें दोस्तों, 18 से 20 सवाल हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादातर किस में है, मैक्रो और माइक्रो में, जिसमें प्रिंसिपल और पैरामीटर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब इकोनॉमिक्स के ठीक ठाक सवाल आए हुए हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात कर लूँ दोस्तों, तो पॉलिटिकल साइंस के जो हैं सिविक्स के जो हैं 15 से 18 सवाल हैं, ये थोड़े कम हैं दोस्तों। तो ये कहाँ से आए हैं ज़्यादातर,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से, की आर्टिकल से, फंडामेंटल राइट्स से, डायरेक्ट DPSP से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबेड की बात कर लो, ठीक है, पबेड की अगर मैं बात कर लूँ तो इससे जो है 13 क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोगों को बताऊं साइकोलॉजी और बेसिक स्टैटिस्टिक्स से पूछ लूँ बता दूं तो इससे भी 13 क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट भाई पेपर ऐसा था कि रुला देने वाला। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट जो है वो डोमिनेट करते हैं, पार्लियामेंट्री और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी डोमिनेट करती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइकोलॉजी डोमिनेट करती है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स जो हैं वो। ठीक है, अगर हमको आगे देखने वाली चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा दोस्तों, रिकमेंड करूँगा 9 to 12 की सभी NCERTs देख लीजिए। ठीक है, 9 to 12 की जो सभी NCERTs हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, NCERT हो, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो इन सारी की सारी NCERTs को पढ़ लीजिए। और दोस्तों हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे भी NCERTs करा रहे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हम लोगों का एनालिसिस था, ये हमारा पेपर था जो हमने डिस्कस किया। आई नो पेपर हम लोगों के कंफर्ट जोन से थोड़ा डिफ़िकल्ट था इस साल। ठीक है, बट अच्छा पेपर था और ऐसा पेपर था जो कि NCERT से था ज़्यादातर, और NCERT हम लोग पढ़ा ही रहे हैं उस पर आप लोग जुड़ के देख सकते हैं इस चैनल पे। तो अभी के लिए दोस्तों बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ध्यान रखिए अपना, हैव अ गुड।